नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं आप इस चैनल पर। दोस्तों, आपसे सबसे पहले अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, हम जो है राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों को। आज हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों को पढ़ेंगे। इनमें राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे, पहले एक बार उनके ऊपर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले विजोलिया किसान आंदोलन का नाम आता है। ये भारत का सबसे सफल आंदोलन रहा है, सबसे लंबा आंदोलन था भारत का किसान आंदोलन, जो सबसे लंबा आंदोलन चला था और अहिंसक आंदोलन था ये। दूसरा आंदोलन नाम आता है मेवाड़ राज्य जाट किसान आंदोलन। ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य जाट किसान आंदोलन था। इसके बाद बेंगू, जो कि चित्तौड़ में पड़ता है, बेंगू किसान आंदोलन का नाम आता है। फिर बूंदी किसान आंदोलन का नाम आता है। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नाम आता है, दुधवा खारा। शेखावाटी किसान आंदोलन का नाम आता है। शेखावाटी किसान आंदोलन को जयपुर राज्य किसान आंदोलन भी कहते हैं। इसके अलावा अलवर किसान आंदोलन का काम आता है। इसी के अंदर एक नीमूचना हत्याकांड हुआ था अलवर किसान आंदोलन के दौरान ही। और एक मेव किसान आंदोलन आता है। इतने किसान आंदोलनों को हम किसान आंदोलन के दौरान पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर जो पढ़ेंगे वो मुख्यतः प्रमुख दो किसान आंदोलन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से बनते हैं वो है बिजौलिया किसान आंदोलन, जो कि 44 वर्ष लंबा चला था। सबसे भारत में सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला आंदोलन था। बिजौलिया किसान आंदोलन को पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे आज बेंगू किसान आंदोलन। तो इन दो किसान आंदोलनों को आज हम पढ़ेंगे, शेष को कल करेंगे। तो दो वीडियोस में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। दोस्तों, बिचौलिया किसान आंदोलन, बिचौलिया किसान आंदोलन जो है सन 1897 से लेके 1941 तक चला था। टोटल 44 वर्ष, 44 वर्ष, 44 वर्ष चला था। और सबसे भारत में सबसे व्यापक, सबसे शक्तिशाली तथा सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला यह किसान आंदोलन था। बिचौलिया किसान आंदोलन भारत में सबसे व्यापक, सबसे शक्तिशाली तथा सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। यह किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य में बिजौलिया नामक ठिकाने में, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, हुआ था। यह किसान आंदोलन वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत बिजौलिया ठिकाने में मेवाड़ राज्य या मेवाड़ रियासत के अंदर हुआ था। बिजौलिया का प्राचीन नाम विजया बल्ली मिलता है। विजया बल्ली बिजौलिया का प्राचीन नाम है। जो शुद्ध नाम है इसका विजया बल्ली नाम है इसका बिजौलिया का। बाद में बिजौलिया नाम पड़ गया है। लेकिन बिजौलिया में क्या एक शिलाखंड मिला था, शिलालेख मिला था। उस शिलालेख के अंदर विजया बल्ली नाम का जिक्र है। प्राचीन नाम जो है विजया बल्ली था इसका। बिजौलिया शिलालेख के अंदर इसका नाम विजया बल्ली उल्लेख मिलता है। और इसका उपनाम जो है, बिजौलिया का उपनाम उपरमाल भी कहते हैं। उपरमाल नाम का एक पठार है, उपरमाल पठार के ऊपर बिजौलिया स्थित है, इसलिए इसको उपरमाल भी कहते हैं। महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध के दौरान सन 1527 ईस्वी में वीरता दिखाने वाले भरतपुर निवासी अशोक परमार को यह ठिकाना भेंट कर दिया था। तो जो बिजौलिया ठिकाना है, इस बिजौलिया ठिकाने पे जो ठिकानेदार थे वो ठिकानेदार थे अशोक परमार। और ये अशोक परमार मूलतः भरतपुर के रहने वाले थे। लेकिन खानवा के युद्ध के दौरान जब राणा सांगा का युद्ध हुआ था खानवा में, तो राणा सांगा की तरफ से अशोक परमार ने युद्ध किया था और युद्ध में
अद्भुत वीरता दिखाने पर राणा सांगा ने खुश होकर बिजौलिया ठिकाने का ठिकानेदार बना दिया था इनको, अशोक परमार को। तो बिजौलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे। सर्वाधिक जो है धाकड़ जाति के किसान बिजौलिया के अंदर निवास करते थे। आगे चलते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था लगान या कर, लाटा व कुंटा और बेगार या बेगारी प्रथा। इसे याद करने के हिसाब से LLB लिख लेते हैं। LLB का मतलब, L का मतलब लगान, L का मतलब लाटा या कुंटा और B का मतलब बेगार। यानी कि पहले क्या था, जितनी भी अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज जो है लगान वसूल करते थे, कर वसूल करते थे, लेकिन ये वसूल करते थे वो राजाओं से या ठिकानेदारों से, और वो ठिकानेदार जो है किसानों से कर वसूल करते थे। तो जो ठिकानेदार थे उन्होंने लगान लगाते थे किसानों के ऊपर। लगान या टैक्स होता है, हर तरह के टैक्स को लगान कहते थे। कई प्रकार के टैक्स होते थे, कर होते थे, उनको लगान कहा जाता था उस पीरियड में। लाटा या कुंटा लगाते थे। लाटा या कुंटा होते थे, लाटा कहते थे तैयार फसल का बंटवारा करते थे। किसानों के पास उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो फसल तैयार करके जो एक जगह इकट्ठा कर लेते थे, गल्ला कर लेते थे, उसमें से बंटवारा करते थे, उसको लाटा कहते थे। खड़ी फसल का जो बंटवारा करते थे उसे कुंटा कहते थे। और बेगार कहते थे काम कराना, किसानों से मजदूरी कराना, काम कराना, बदले में कोई भी पैसा या धन या रकम या कोई भी वस्तु नहीं देना, बेगार कहलाते थे। इनका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताई दिए, एक बार दोबारा देख लें। लगान का मतलब होता है किसानों से वसूल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर, लगान कहलाते थे। लाटा तैयार की गई फसल का बंटवारा करना, लाटा कहलाता था। और कुंटा खड़ी फसल का बंटवारा करना, कुंटा कहलाता था। और बेगार जो है कहलाता था बिना वेतन के काम कराई जाने वाली प्रथा को बेगार कहते थे। बिजौलिया ठिकाने में प्रारंभ में, शुरुआत में 84 प्रकार के कर लागू थे। यानी कि बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था उस समय पे बिजौलिया के अंदर 84 प्रकार के कर लगे हुए थे बिजौलिया के किसानों के ऊपर, जो समय समय पर किसानों से वसूले जाते थे। बिजौलिया के किसान आंदोलन को प्रारंभ होने का मुख्य कारण यही था, लगान, लाटा कुंटा और बेगार। लेकिन एक तत्कालीन कारण भी था। वो तत्कालीन कारण क्या था? एक नई भू राजस्व पद्धति आई थी। नई भू राजस्व पद्धति को वहां पे लागू किया गया था, जिससे कि टैक्सों का बोझ और बढ़ जा रहा था। तो नई भू राजस्व पद्धति को लागू करने पर किसानों ने इस चीज का विरोध किया था। बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रमुख चरण जो है, बिजौलिया किसान आंदोलन एक बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन था। लगभग 44 वर्ष ये आंदोलन चला था। और 44 वर्ष के दौरान इसमें, इन 44 वर्षों को हम अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, अपने पढ़ने के लिए 3 चरणों में बांटते हैं। कहीं किसी भी किताब में किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ है कि ये 3 चरणों में हुआ था, लेकिन हम अपने पढ़ने की दृष्टि से इसे 3 चरणों में बांट लेते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण को मानते हैं हम 1897 से लेके 1916 ईस्वी तक हुआ था। 1897 से 1916 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय चरण 1916 से 1923 ईस्वी तक हुआ था। इसमें 27 लग गया है, 1923 ईस्वी तक हुआ था द्वितीय चरण जो चला था। और तृतीय चरण जो है 1923 से लेके 1941 ईस्वी तक चला था। इनमें प्रथम चरण में जो नेतृत्वकर्ता थे प्रथम चरण के, वो कौन कौन थे, एक बार उनको देख लेते हैं। नेतृत्वकर्ताओं को कौन कौन थे? तो प्रथम चरण में नेतृत्वकर्ता जो थे, जो नेता थे, वो थे नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम, ब्रह्मदेव कुमावत, फतेहकरण चारण और रामजीलाल सुनार और नाथूराम कामदार। ये प्रथम चरण के दौरान ये नाम आते हैं जिन्होंने आंदोलन में भूमिका निभाई थी, अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इस आंदोलन को शुरू करने का, बिजौलिया आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, बिजौलिया आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है साधु सीताराम शर्मा को।
साधु सीताराम दास को इस बिजौलिया आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। द्वितीय चरण में जो नायक रहे थे इस आंदोलन के वो थे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, भूप सिंह गुर्जर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। दूसरा हरि भाई किंकर और तीसरा नाम आता है मुन्ना राम पटेल। ये तीन नाम है जो कि द्वितीय चरण में जिन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तृतीय चरण में जो नाम आते हैं वो नाम है सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी और माणिक लाल वर्मा। ये तृतीय चरण में नाम आता है इनका। सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, ये याद रखें हरिभाऊ उपाध्याय तृतीय चरण में नेतृत्व करते हैं, जबकि हरि भाई किंकर द्वितीय चरण में नेतृत्व करते हैं। ये हमें नाम स्मरण रखने। इसके बाद में हम प्रथम चरण की बात करते हैं जो कि 1897 से लेकर 1916 ईस्वी तक चला था, बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। इस दौरान जो बिजौलिया में जो वो थे ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह परमार यहाँ के ठिकानेदार थे और इन्हें 1894 ईस्वी में कृष्ण सिंह परमार को बिजौलिया के ठिकाने की जागीरदार बने थे। बिजौलिया ठिकाने का ये ठिकानेदार बने थे या जागीरदार बने थे 1894 में। तो अभी हमने डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहाँ के जो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या रहा था, तो वो नई भू राजस्व प्रणाली को लागू करना तात्कालिक कारण रहा था। 84 प्रकार के कर तो पहले से ही लगे थे और उन 84 प्रकार के करों के अलावा नई भू राजस्व प्रणाली और लागू कर दी गई थी, जिससे कि किसान काफी परेशान थे। इस वजह से यहाँ पे बिजौलिया में किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ और उस समय पे कृष्ण सिंह परमार जो है बिजौलिया के ठिकानेदार थे। दोस्तों 1897 में भू राजस्व कर प्रणाली में परिवर्तन किया गया और नए प्रकार के कर लागू किए गए, तो इससे किसान जो है काफी परेशान थे। अब घटना क्या होती है? घटना इस तरह से होती है, एक गिरधारीपुरा गांव है बिजौलिया के अंदर, भीलवाड़ा जिले में ही पड़ता है वर्तमान में भी। गिरधारीपुरा गांव में एक गंगाराम धाकड़ नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने की वजह से आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद उनके जो 12 ब्राह्मण होते हैं, जो ब्रह्मभोज होता है, कार्य होता है, जो ब्रह्मभोज होता है, उनके 12 ब्राह्मण होते हैं या मृत्यु भोज जो होता है, उस मृत्यु भोज पर आसपास के सभी गांवों के लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर वहां पर उन्होंने एक मीटिंग करी, एक सभा करी। तो बिजौलिया गांव के धाकड़ जाति के किसानों ने गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर एक सभा की थी। सभा में नानजी पटेल व ठाकरे जी पटेल को कृष्ण सिंह परमार की शिकायत करने के लिए नए करों को समाप्त करने के लिए मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह के पास भेजा था, पत्र लेकर भेजा था। यानी कि उस सभा में जो तय हुआ, सभा में यह तय हुआ कि नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल, ये दो व्यक्ति जो है बिजौलिया के ठिकानेदार कृष्ण सिंह परमार की शिकायत करेंगे मेवाड़ के महाराजा से जाके। मेवाड़ के महाराजा कौन थे उस समय? फतेह सिंह थे। मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह से जाके शिकायत करेंगे और वो इस आशय का एक पत्र लेकर उदयपुर गए। नानजी व ठाकरे जी पटेल उदयपुर गए, लेकिन मेवाड़ के महाराणा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वहां पर मेवाड़ के महाराणा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। नानजी व ठाकरे पटेल जब वापस बिजौलिया में लौटकर आए तो इस बात की खबर कृष्णराव परमार को हो गई। कृष्णराव परमार को इस बात की खबर हो गई और कृष्णराव परमार ने इन दोनों को दंडित किया, इनकी पिटाई लगाई, खूब सारी पिटाई लगाने के बाद इन्हें बिजौलिया से निष्कासित कर दिया, बिजौलिया से निकाल दिया।
इस प्रकार भिजौलिया में किसान आंदोलन के प्रथम प्रयास जो है असफल हो गया। इस प्रकार से जो उन्होंने जो पहला प्रयास किया था वो पहला प्रयास असफल कर दिया कृष्णराव परमार के द्वारा। अब कृष्णराव परमार ने 1903 ईस्वी में, 1897 के बाद अब 1903 ईस्वी में एक 5 रुपए का चमरी नाम का कर लगाया, 5 रुपए का नया कर लगाया। इस कर को चमरी कर कहते हैं। और यह कर कब लगाया कि पुत्री की शादी के समय पे, अगर कोई किसान अपनी पुत्री की शादी करेगा तो पुत्री की शादी के समय पे 5 रुपए का वो चमरी नाम का कर ठिकानेदार को, यानी कृष्णराव परमार को, भिजौलिया ठिकानेदार को पहुंचाएगा। दोस्तों उस समय पर जो पुत्री की शादी में जो खर्चा आता था वो 3 रुपए खर्चा आता था। हम आज के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखो, सन 1903 में पुत्री की शादी में, कुल शादी में खर्चा 3 रुपए आता था और ठिकानेदार को 3 रुपए के अतिरिक्त 5 रुपए देने पड़ते थे। किसानों के पास तो 3 रुपए भी नहीं होते थे, पुत्री की शादी के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तो वो 5 रुपए कहां से दें। ऐसी स्थिति में किसानों को बड़ी असमंजस में आ गए। किसानों द्वारा इस कर का विरोध किया गया और जागीरदार के समक्ष 200 विवाह योग्य कन्याओं को प्रस्तुत करके कर नहीं लेने की विनती की, लेकिन कृष्ण सिंह परमार नहीं माने। यानी कि इन्होंने, किसानों ने क्या किया, बड़े परेशान हो गए तो अपनी लड़कियों की शादी कैसे करें। उनके पास तो 3 रुपए ही नहीं होते थे शादी करने के लिए, 5 रुपए ठिकानेदार को देने के लिए कहां से लाए। तो किसानों ने मीटिंग करी, मीटिंग करके किसानों ने 200 लड़कियों को, 200 कन्याओं को ले गए जो कि शादी योग्य थी, और ठिकानेदार से जाके कहा कि भाई ये शादी योग्य हैं और हम आपको पैसे दे न चुका पाने की वजह से इनकी शादियां नहीं कर पा रहे। पर यह बात, अतः इसके जो चबरी कर आपने लगाया है इस कर को हटा दीजिए। लेकिन ठिकानेदार कृष्णराव सिंह ने उनकी बात नहीं मानी और वो चबरी कर लागू रहा। भिजौलिया की जनता ने भिजौलिया की जनता बिजौलिया छोड़कर जाने लगी। तब 1906 ईस्वी में इस कर को नाम मात्र का कर दिया गया, समाप्त नहीं किया, नाम मात्र का कर दिया गया, क्योंकि लोग बिजौलिया छोड़ छोड़ के जाने लगे। अब वो 5 रुपए कहां से दें। इससे बेहतर तो उन्हें यह लगता था कि बिजौलिया से बाहर जाके अपनी लड़की की शादी कर दें या बिजौलिया से बाहर जाके बस जाएं। बिजौलिया से बाहर जाके बसने लग गए अपनी लड़की की शादी करने के लिए। तो तब जाके 1906 में उसने ये चंवरी कर जो है नाम मात्र का कर रख दिया और ये समाप्त फिर भी नहीं किया, पर कम कर दिया। ये कर की जो राशि थी वो 5 रुपए के बजाय कुछ कम कर दी, जिसे कि किसान वहन कर सकते थे। नए जागीरदार बने पृथ्वी सिंह परमार जो थे, ये कामा से गोद लिए गए थे। अब इसके बाद क्या होता है, 1906 में, 1906 ईस्वी में चबरी कर कम कर दिया गया और जो बिजौलिया के ठिकानेदार थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के उपरांत अब बिजौलिया पे शासन कौन करेगा, तो एक नए जागीरदार बनते हैं। नए जागीरदार आते हैं पृथ्वी सिंह परमार। पृथ्वी सिंह परमार 1906 में नए जागीरदार बनते हैं और ये कामा से गोद आए थे, कामा भरतपुर से गोद लिए गए थे जो है, और ये गोद लेकर यहां पे आए, यहां पे नए जागीरदार बने थे। अब जब नए जागीरदार बने तो कोई भी नया जागीरदार बनता है तो उस जागीरदार को, महाराज को, महाराणा को तलवार बंधाई का कर देना पड़ता है। मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में या फिर किसी भी रियासत के अंदर जब कोई नया जागीरदार बनता था तो उसे तलवार बंधाई का कर देना पड़ता था अपने अपने राजा को। इसी तरह से पृथ्वी सिंह को भी तलवार बंधाई का कर देना था, तो उसने क्या किया, उस तलवार बंधाई के कर को भी किसानों के ऊपर डाल दिया। नए जागीरदार को, मेवाड़ के महाराणा को दिया जाने वाला कर था तलवार बंधाई का कर।
अब साधु सीताराम द्वारा फतेहकरण साधु सीताराम, फतेहकरण और ब्रह्मदेव के द्वारा इस कर का विरोध किया गया। इस कर का विरोध किया गया, इसलिए इन तीनों को बिजौलिया से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। इन तीनों को भी बिजौलिया से निकाल दिया गया और पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता के ऊपर डाल दिया था। आगे बात करते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन को। बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक जो हैं साधु सीताराम दास को माना जाता है। बिजौलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्वकर्ता कौन है? तो सफल नेतृत्वकर्ता जो है बिजौलिया किसान आंदोलन के विजय सिंह पथिक को माना जाता है। राजस्थान में किसे किसान आंदोलनों का जनक कहते हैं? तो विजय सिंह पथिक को कहते हैं। और बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रणेता या नायक किसे कहते हैं? तो विजय सिंह पथिक को ही इसका प्रणेता भी कहते हैं और नायक भी कहते हैं। दोस्तों ये सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसमें से दोबारा से देखें, इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुने। बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास, बिजौलिया किसान आंदोलन के सफल नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक और बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता या नायक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। अब हम बिजौलिया किसान आंदोलन को पढ़ रहे हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण जो चला है 1897 से लेकर 1916 तक चला था और द्वितीय 1916 से लेकर 1923 ईस्वी तक चला था। दोस्तों ये था हमारा प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं जो कि 1916 से 1923 ईस्वी तक चला था। या 27 लिख रहा है, इसे करेक्ट करके 23 कर लें। 1923 ईस्वी तक चला था। द्वितीय चरण में क्या हुआ था? बिजौलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था सन 1916 में। उसके बाद इन्हें बिजौलिया छोड़ के जाने का आदेश दे दिया गया था जागीरदार ने। तो ये साधु सीताराम बिजौलिया छोड़ के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में चले गए। जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में पहुंचे तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ओछड़ी गांव के अंदर, ओछड़ी गांव है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, यहां पर जो है इन्होंने शिक्षक का कार्य किया। एक विद्यालय खोल लिया और शिक्षक का कार्य किया। और यहां पर ही इसी जगह एक विजय सिंह पथिक भी शिक्षक का कार्य करते थे। और जो विद्यालय की स्थापना करी थी उन्होंने, वो था विद्या प्रचारणी सभा। एक विद्या प्रचारणी सभा थी जो कि हरि भाऊ किंकर के द्वारा संचालित थी। हरि भाऊ किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारणी सभा में जो है एक सभा होती है और वहां पर जो है इनकी मुलाकात होती है साधु सीताराम की, विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक इससे पहले टोडगढ़ दुर्ग में बंदी थे। टोडगढ़ दुर्ग के जेल में बंदी थे और वहां से ये दीवाल फांद के भाग आए थे भूप सिंह गुर्जर जो है। और इन्होंने अपना नाम जो है बदल लिया था, अपना नाम बदल के विजय सिंह पथिक कर लिया था। और इनके साथ में एक व्यक्ति और भागे थे, वो थे गोपाल सिंह खैरवा। गोपाल सिंह खैरवा और भूप सिंह गुर्जर दोनों टोडगढ़ दुर्ग में बंद थे, वहां से ये भाग के आ गए थे। और भूप सिंह गुर्जर ने अपना नाम बदल के विजय सिंह पथिक रख लिया था। और इनकी मुलाकात चित्तौड़गढ़ के अंदर साधु सीताराम से होती है। तब साधु सीताराम ने
बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया उनको और उनसे नेतृत्व करने के लिए कहा। अब बिजौलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का विधिवत शुभारंभ करते हैं। 1916 ईस्वी में बिजौलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक जुड़ गए थे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था और इन्होंने रास बिहारी बोस के सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया था। इन्होंने रास बिहारी बोस के सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया था और टॉडगढ़ दुर्ग में बंदी भी रहे थे। ये टॉडगढ़ दुर्ग में जो बंदी थे। भूप सिंह गुर्जर टॉडगढ़ से भाग निकले थे और मेवाड़ के औगड़ी गांव में, औगड़ी नाम का गांव है, औगड़ी गांव जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, में आ गए थे। यहां रहते हुए शिक्षक का कार्य करने लग गए थे और अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया था। यहां रहते हुए विजय सिंह पथिक ने हरि भाऊ किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गए थे। हरि भाऊ किंकर ने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी और उस सभा से जुड़ गए थे विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक एक बार चित्तौड़ दुर्ग में विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1916 ईस्वी में आए हुए थे। तब साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने 1916 में बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए और वहां का नेतृत्व करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब साधु सीताराम ने विजय सिंह पथिक से कहा कि आप बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। दोस्तों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। कई बार बता दिया, ये बुलंदशहर के रहने वाले थे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मूलतः बुलंदशहर के रहने वाले थे और इन्होंने जो द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था वो 1916 से लेकर 1923 ईस्वी तक किया था। 1923 में ये जेल चले गए थे। 1923 से लेकर 1927 तक ये जेल में रहे थे। तो सेकंड चरण का नेतृत्व जो इन्होंने किया था वो 1916 से 1923 तक ही किया था। अब विजय सिंह पथिक जो है, इसकी इन्होंने क्या है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष जो थे या सरपंच जो थे वो मन्नाराम पटेल को बनाया था। विजय सिंह पथिक द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई सन 1917 में। इस उपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच या अध्यक्ष जो बनाया वो मन्नाराम पटेल को बनाया और इसका जो उद्देश्य था इसको गठन करने का, वो बिजौलिया के किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना इस संगठन का उद्देश्य था। बिजौलिया या उपरमाल ठिकाना एक यहां से बिजौलिया से उपरमाल से एक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था, उसका नाम था उपरमाल का डंगा और ये हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा का समाचार पत्र था जो कि विजय सिंह पथिक द्वारा निकाला गया था। विजय सिंह पथिक द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला गया था उपरमाल का डंका नाम का। इस दौरान उपरमाल डंका नाम का एक समाचार पत्र निकाला गया था। ये दिन भर खबरें इकट्ठी करते थे, रात में बैठ के उसको लिखते थे हाथों में, फिर उसकी प्रतियां लगाते थे, कार्बन लगा लगा के उनकी कॉपी करते थे और फिर जो है इस दिन में बांटते थे उनको। इस तरह से बड़ी मेहनत का काम करते थे और ये अखबार इन्होंने उपरमाल का डंका नाम का अखबार इन्होंने हस्तलिखित अखबार निकाला था। विजय सिंह पथिक ने किसानों को बेगार व लगान नहीं देने के लिए प्रेरित किया था। बेगार और लगान नहीं देने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था।
अब बात है एक बार हरियाली अमावस्या की। हरियाली अमावस्या सुखद व शुभ मुहूर्त जान लो। हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त जान लो। स्वतंत्रता की खातिर अब धर्म युद्ध की ठान लो। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर माणिक लाल वर्मा ने बाबू की नौकरी छोड़ दी। एक बाबू की नौकरी करते थे, बाबू की नौकरी छोड़ दी और इस आंदोलन में जुड़ गए थे तथा पंछीड़ा नाम का एक गीत भी लिखा था इन्होंने। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होके माणिकलाल वर्मा जो है उस समय पे बाबू की सरकारी नौकरी किया करते थे। इन्होंने बाबू की सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था और इस आंदोलन से जुड़ गए थे और उस दौरान इन्होंने एक पंछीड़ा नाम का गीत लिखा था। वो पंछीड़ा गीत था, हरियाली अमावस सुखद शुभ मुहूर्त जान के खातिर स्वतंत्रता की खातिर अब धर्म युद्ध की ठान ले। इस तरह से इन्होंने एक पंछीड़ा नाम का गीत लिखा था। विजय सिंह पथिक महाराष्ट्र की कई बार यात्रा की थी। विजय सिंह पथिक ने महाराष्ट्र की कई बार यात्रा की थी। कांग्रेस के अधिवेशनों को में भी भाग लिया था इन्होंने। सन 1918 में महात्मा गांधी से भी मिले थे ये। विजय सिंह पथिक जो है कई बार महाराष्ट्र गए थे, विशेषकर नागपुर गए थे। कांग्रेस अधिवेशनों में भी इन्होंने भाग लिया था और 1918 में महात्मा गांधी से भी इनकी मुलाकात हुई थी। अब परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वो है प्रताप समाचार पत्र। दोस्तों, एक प्रताप समाचार पत्र था जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किया जाता था। ये प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर शहर से, जो कि यूपी में पड़ता है, प्रकाशित किया जाता था। इस समाचार पत्र ने विजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बना दिया। हुआ क्या था कि विजय सिंह पथिक के मिलने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इन्होंने उससे कहकर, उनको पत्र लिखकर विजौलिया किसान आंदोलन के बारे में सब कुछ बताया। तो प्रताप समाचार पत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा विजौलिया की खबरें छापी गईं और इस समाचार पत्र में खबरें छपने की वजह से इस विजौलिया जो किसान आंदोलन है ये पूरे भारत में पॉपुलर हो गया। पूरे भारत में इसकी चर्चा होने लग गई। तो राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन बना दिया इन्होंने इस समाचार पत्र में छपने से। क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से आता है कि विजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का बनाने में किसकी भूमिका थी? तो प्रताप समाचार के पत्र की भूमिका थी, या गणेश शंकर विद्यार्थी की भूमिका थी, या विजय सिंह पथिक के कहने पर इन्होंने ये खबरें छापी थी इस समाचार पत्र ने, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर हो गया था। जो भी ऑप्शन में हो वो सही उत्तर करें। राजस्थान सेवा संघ की इन्होंने स्थापना करी सन 1919 ईस्वी, वर्धा में करी थी, महाराष्ट्र के अंदर। सर्वप्रथम वर्धा में करी थी इन्होंने, महाराष्ट्र के अंदर। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। उसके बाद विजय सिंह पथिक, सेठ जमनालाल बजाज और केसरी सिंह बारेट, अर्जुन सेठी आदि ने 1920 में यहीं से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। वर्धा, महाराष्ट्र से ही निकालना प्रारंभ किया। बाद में इसका स्थानांतरण ब्यावर, अजमेर के अंदर कर दिया गया। अजमेर जिले में ब्यावर है, ब्यावर के अंदर बाद में इसका स्थानांतरण कर दिया था इस समाचार पत्र का। और इस समाचार पत्र के को बाद में सरकार ने, या रियासत महाराज ने, उस समय के जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी।
तो फिर इन्होंने एक नवीन समाचार पत्र निकाला था, नवीन समाचार पत्र निकाला था जिसके संपादक जो है राम नारायण चौधरी थे। तरुण राजस्थान नाम का भी समाचार पत्र निकाला था जिसके संपादक जय नारायण व्यास थे। इस तरह से इन्होंने समाचार पत्र निकाले यहाँ से ब्यावर से। ब्यावर से जो समाचार पत्र निकले वो कौन कौन से निकले थे? तो ब्यावर से जो समाचार पत्र निकले थे वो पहला समाचार पत्र राजस्थान केसरी था, ये बंद हो गया। फिर नवीन राजस्थान निकाला, फिर उसके बाद तरुण, ये बंद हो गया तो फिर तरुण राजस्थान निकाला। इस तरह से निकाले और इनके संपादक जो हैं, जो राजस्थान केसरी था, राजस्थान केसरी जो है केसरी सिंह बारेठ और अर्जुन लाल सेठी, जमुना लाल जो है, इस तरह के व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे इस समाचार पत्र से। जबकि नवीन राजस्थान के जो संपादक थे वो राम नारायण चौधरी थे और तरुण राजस्थान के जो संपादक थे वो जय नारायण व्यास थे। अब दोस्तों एक बिठूला कांड, बिठूला बिंदुल भट्टाचार्य आयोग आया 1919 के अंदर, किसानों की मांगों के समीक्षा करने के लिए। किसानों का आंदोलन हो रहा था बिजौलिया के अंदर, और उस आंदोलन के दौरान अब एक बिट्ठूलाल आयोग बनाया गवर्नमेंट ने, और बिट्ठूलाल आयोग आया जांच करने के लिए कि इस आंदोलन में जो किसान मांग कर रहे हैं क्या वो जायज है या नहीं जायज है। इस बिट्ठूलाल भट्टाचार्य आयोग जो आया, इसके जो अध्यक्ष थे वो बिट्ठूलाल भट्टाचार्य ही थे, इसके अध्यक्ष। और इसके अन्य सदस्य जो थे वो थे अफजल अली, अफजल अली थे एक, तो अफजल अली हाकिम, और दूसरे थे अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत मंडलगढ़ के हाकिम थे, मंडलगढ़ के हाकिम थे, ये जो है इसके सदस्य थे। अब ये जांच करने के लिए आते हैं यहां पर, और बिजौलिया के किसानों की मांगों की जांच करने के लिए ये आयोग बनाया गया था। काय का? कौन सा आयोग? आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजौलिया के किसानों की मांगों के लिए बनाया गया था। इस आंदोलन ने किसानों की मांगों को सही ठहराया था, लेकिन आगे कोई कार्यवाही इस आयोग की बातों पर नहीं हुई। इन्होंने किसानों की मांगों को उचित ठहराया था, लेकिन उसके बावजूद इस आयोग के रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को किसानों की मांगों की जानने के लिए बिजौलिया भेजा था। बिजौलिया भेजा था महात्मा गांधी ने अपने सचिव को, किसको? महादेव देसाई को। महादेव देसाई बिजौलिया आए थे और बिजौलिया आके उदयपुर के महाराजा से मिले थे। उन्होंने महात्मा गांधी का संदेश बताया था। तो 1922 ईस्वी में राजस्थान के एजीजी थे उस समय पर रॉबर्ट हॉलैंड ने बिजौलिया की मांग, बिजौलिया की यात्रा की थी, लेकिन किसानों से समझौता नहीं कर पाए थे वो। यानी कि 1922 ईस्वी में उस समय जो राजस्थान के एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, उन्होंने भी बिजौलिया की यात्रा करी थी, लेकिन किसानों से उनका समझौता नहीं हो पाया था। इसके बाद 1923 ईस्वी से जो है विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और मेवाड़ राज्य में इनका प्रवेश निषेध कर दिया था, क्योंकि विजय सिंह पथिक जो है किसान आंदोलन को भड़काते थे, किसान आंदोलन करने की वो देते थे, प्रेरित करते थे लोगों को, और कर न देने के लिए कहते थे। इसलिए विजय सिंह पथिक को वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, जो कि 1927 में दोबारा रिहा हुए थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 1927 में। विजय सिंह पथिक जो है किसान आंदोलन को छोड़ दिया था और अजमेर चले गए थे। अब ये क्यों छोड़ा था, क्या छोड़ा था, इसलिए भी बताते हैं हम आपको।
1923 ईस्वी में बेंगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। गोविंदपुरा हत्याकांड में विजय सिंह पथिक पर प्रतिबंध होने के बाद भी इस हत्याकांड के बाद उन्हें बेंगू आए थे वो, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, विजय सिंह पथिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था बिजौलिया में या बेंगू में आने पर। जब बेंगू में आने पर विजय सिंह पथिक पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बावजूद विजय गोविंदपुरा के अंदर 1923 ईस्वी में एक सभा होती है और उस सभा के अंदर विजय सिंह पथिक आते हैं और उस सभा में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है और गोली चलाने के बाद कुछ व्यक्ति वहां पर शहीद होते हैं और उसके उपरांत विजय सिंह पथिक को जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उठा के जेल में डाला जाता है और 1927 ईस्वी में दोबारा विजय सिंह पथिक जेल से निकलते हैं। मगर उससे पहले क्या होता है, उससे पहले तृतीय चरण चालू हो जाता है। तृतीय चरण की बात करते हैं हम, तृतीय चरण आ जाता है जो कि 1923 से लेकर 1927 ईस्वी तक चलता है, क्योंकि विजय सिंह पथिक जेल में चले गए 1923 ईस्वी में। तो अब इसका जो नेतृत्व आ जाता है वो नेतृत्व आ जाता है माणिकलाल वर्मा के द्वारा। इस आंदोलन का अब संचालन किया जा रहा है माणिकलाल वर्मा के द्वारा 1923 से अब इसका संचालन किया जा रहा है विजय सिंह पथिक की अनुपस्थिति में। 1927 में सेठ जमनालाल बजाज द्वारा आंदोलन की बगावत संभाली गई थी। 1927 में सेठ जमनालाल बजाज ने इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली थी और सेठ जमनालाल बजाज ने किसानों की जमीन वापस प्राप्त करने के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन किया था 1931 ईस्वी में। दोस्तों, हुआ क्या था, इससे पहले का एक घटनाक्रम है वो मैं आपको बता दूं। विजय सिंह पथिक जेल चले गए। अब विजय सिंह पथिक जेल चले गए तो अब आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में आ गई? माणिकलाल वर्मा के हाथ में आ गई। माणिकलाल वर्मा ने इसका संचालन किया और 1927 से सेठ जमनालाल बजाज ने संचालन किया। लेकिन माणिकलाल वर्मा ने जेल में जाकर विजय सिंह पथिक से पूछा, क्या करें, आंदोलन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारी मांगे तो महाराज मान ही नहीं रहे, जो जागीरदार हैं, महाराज है, महाराणा है, वो हमारी बातों को तो मान ही नहीं रहे। तो वहां पर जागीरदार को टैक्स न दे, इसके लिए विजय सिंह पथिक ने माणिकलाल वर्मा को और किसानों को यह सलाह दी कि वो अपनी खेती करना छोड़ दें। जब वो खेती ही नहीं करेंगे तो जागीरदार को टैक्स क्यों देंगे? ऐसा विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने कर लिया। किसानों ने अपना खेत करना, जो खेत को करते थे, वो जिसमें अनाज उगाते थे, उस अनाज को उगाना, खेत करना उन्होंने बंद कर दिया, जिससे कि जागीरदार के पास में टैक्स नहीं जाने पर लगा। जब जागीरदार के पास टैक्स नहीं आया तो वहां पर बिजौलिया के अंदर हर तरह के किसान थे। ऐसे किसान भी थे जिनके पास खेत थे और ऐसे किसान भी थे जो भूमिहीन थे, जिनके पास खेत ही नहीं थे। तो ठिकानेदार ने क्या किया, उन खेतों को नीलाम कर दिया और उन नीलाम हुए खेतों को किसने खरीद लिया? उन किसानों ने खरीद लिया जिनके पास खेत नहीं थे और वो ठिकानेदार के पक्ष में भी आ गए थोड़े से। इस तरह से उनकी खेती चली गई। अब उनकी खेती चली गई तो 1927 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज ने बागडोर संभाली और सत्याग्रह किया था 1931 ईस्वी में इनको वापस लाने के लिए। और सत्याग्रह आंदोलन के बाद इनका जो खेती थी वो उनकी खेती वापस की गई थी। इस दौरान सत्याग्रह आंदोलन में एक महिला ने भी भाग लिया था बिजौलिया किसान आंदोलन में। वो महिला थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी, जो कि राम नारायण चौधरी की पत्नी थी, सीकर जिले के रहने वाले थे। इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया था जो है, और यही एक पहली ऐसी महिला थी जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गई थी। महात्मा गांधी ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखकर किसानों की मांगे मानने के लिए कहा था। सुखदेव प्रसाद ने सेठ जमनालाल बजाज से समझौता तो कर लिया लेकिन पूर्णतया पालना नहीं की। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो महात्मा गांधी ने पत्र लिखा
महात्मा गांधी ने पत्र लिखा मेवाड़ के प्रधानमंत्री को कि भाई किसानों की बातें मान लीजिए, तो उसके पत्र के बाद जो है जमनालाल बजाज से उन्होंने समझौता कर लिया, लेकिन सभी बातें नहीं मानी, कुछ बातें मानी, कुछ बातें नहीं मानी। अब इसके बाद नारायण पटेल ने सुखदेव प्रसाद का विरोध किया। नारायण पटेल ने सुखदेव प्रसाद का विरोध किया, तब नारायण पटेल को जेल में डाल दिया गया। सुखदेव प्रसाद कौन थे? मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। उनका विरोध किया था नारायण पटेल ने कि साहब तुमने पूरी बातें नहीं मानी है, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। सुखदेव प्रसाद ने माणिकलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बना के रखा था। माणिकलाल वर्मा को जब गिरफ्तार किया था तो उन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया था, और सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राधाचार्य बने। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राधाचार्य बने थे। इन्होंने अपने मंत्री मोहनलाल मेहता को बिजौलिया के किसानों से की सभी बातें मानने के लिए भेजा, और फिर इन्होंने सभी बातें मान ली, बिजौलिया के किसानों की सभी बातें मान ली, और यह आंदोलन माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। माणिकलाल वर्मा जीवन की सबसे बड़ी विजय हुई थी। माणिकलाल वर्मा के जीवन की सबसे बड़ी विजय हुई थी कि उन्होंने आंदोलन में, इस आंदोलन में, बिजौलिया आंदोलन में सफलता प्राप्त की थी, और ये आंदोलन 44 साल लंबा चला था, बिजौलिया किसान आंदोलन। एक अहिंसक आंदोलन रहा है ये बिजौलिया किसान आंदोलन। इसके बाद हम बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन की। दोस्तों, बेंगू भी भीलवाड़ा जिले के अंदर ही पड़ता है, और ये किसान आंदोलन सन 1921 से लेकर 1923 तक चला था। ज्यादा लंबा नहीं चला, 2-3 साल ही चला था इस किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन के दौरान भी धाकड़ जाति के किसानों ने हिस्सा लिया था। यहाँ के किसान भी लाटा बाटा लगान लाटा लाटा बाटा से और लाटा कुंटा से, लगान से, लाटा कुंटा से और बेगारी से परेशान थे। यहाँ के किसान भी जो थे धाकड़ जाति के रहने वाले थे, यहाँ के किसान भी। जो है, और ये ठिकाना भी भीलवाड़ा के अंदर आता था, और यहाँ के किसानों ने भी विजय सिंह पथिक से सन 1921 में, उस समय तक विजय सिंह पथिक जेल नहीं गए थे, सन 1921 में विजय सिंह पथिक से भी उन्होंने अनुरोध किया यहाँ के किसानों ने कि भाई आप भी हमारी इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। पर विजय सिंह पथिक ने मना कर दिया, और विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राम नारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। तो बेंगू मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। यह वर्तमान में चित्तौड़ जिले में आता है, सॉरी भीलवाड़ा में नहीं आता, चित्तौड़ जिले में आता है। वर्तमान में बेंगू ठिकाना जो है चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। बेंगू किसान आंदोलन का कारण क्या था? कारण वही था, लगान, लाटाकुंटा और बेगारी, यही कारण थे। यहां भी धाकड़ जाति के लोग रहते थे। एक मेनाल स्थान है भीलवाड़ा में, यहां बेंगू के किसान आंदोलनों ने लगान, लाटाकुंटा और बेगार से परेशान होकर मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। यहां पर इन्होंने एक सभा की थी। इस सभा में विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी ने भी भाग लिया था। ये दोनों भी आए थे इस सभा में। कौन सी सभा में? जो ये मेनाल नामक स्थान पर सभा की गई थी, भीलवाड़ा के अंदर मेनाल नामक सभा के अंदर विजय सिंह पथिक भी आए थे और राम नारायण चौधरी भी आए थे। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व जो है राम नारायण चौधरी को दे दिया था। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व जो है। अब बेंगू किसान आंदोलन
1921 से 1923 ईस्वी तक चला था। बेंगू ठिकाने में था। नेतृत्वकर्ता इसके राम नारायण चौधरी थे। राजस्थान सेवा संघ जो है इनका अखबार था। और यहाँ के बेंगू के जो ठिकानेदार थे, जागीरदार जो थे, वो अनूप सिंह थे। जब अनूप सिंह से आंदोलन किया गया तो अनूप सिंह एक अच्छे आदमी थे, ठिकानेदार जरूर थे लेकिन बढ़िया आदमी थे। इन्होंने किसानों के साथ में समझौता कर लिया, यानी कि राजस्थान सेवा संघ के जो राम नारायण चौधरी थे, जो उनके वहां पर नेता थे बेंगू किसान आंदोलन के, और जागीरदार अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हो गया। और समझौता की खबर जब उदयपुर के महाराणा को लगी तो उन्होंने अनूप सिंह को उठाकर नजरबंद कर दिया उदयपुर के अंदर। उदयपुर में इन्हें नजरबंद कर दिया और समझौते से मुंह फेर लिया। बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी के मध्य एक समझौता कराया गया, समझौता हुआ था जिसमें के किसानों की मांगों को मान ली गई थी। किंतु बाद में जागीरदार अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया, यानी कि उदयपुर में जेल में डाल दिया गया। इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई है। बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसे दी गई है? तो बेंगू में जो समझौता हुआ, अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौते को, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई है। बोल्शेविक समझौते का मतलब होता है पहले तो हाँ कर लो और हाँ करके मुकर जाओ। दोस्तों, यहां पर फिर एक ट्रेंच आयोग आया। बेंगू के अंदर एक ट्रेंच आयोग आया सन 1922 ईस्वी में। बेंगू किसानों की मांगों को जांच करने के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। ट्रेंच आयोग आया जिसमें के कुछ मांगों को छोड़कर किसानों की सभी शेष मांगे सही ठहराई गई। कुछ मांगों को छोड़कर बाकी सभी मांगे किसानों की शेष ठहराई गई। ट्रेंच आयोग के दौरान इसके अलावा एक लाला अमृतलाल व्यक्ति थे जिन्हें बेंगू में जागीरदार नियुक्त किया गया था। अनूप सिंह को जब नजरबंद कर दिया गया था, बेंगू जागीरदार अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया, तो किसानों का दमन करने के लिए लाला अमृतलाल को वहां की बागडोर संभाली गई। वहां के प्रशासक के तौर पर अमृतलाल बागडोर को नियुक्त किया गया, जिन्होंने के बेंगू में किसान आंदोलन को दमन करने के लिए उनको प्रशासक के तौर पर बेंगू ठिकाने में नियुक्त किया गया, लाला अमृतलाल को। अब गोविंदपुरा हत्याकांड के बारे में देखते हैं। ये 13 जुलाई 1923 की घटना है। 13 जुलाई 1923 को क्या हुआ कि बेंगू में किसानों ने गोविंदपुरा नामक स्थान पर एक सभा की थी। बेंगू के किसानों ने गोविंदपुरा नामक स्थान पर एक सभा की और ट्रेंच के आदेश पर यहां के किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। सभा के दौरान ट्रेंच ने, जो कि अंग्रेज ऑफिसर था, ट्रेंच ने यहां पर आदेश दिया गोलियां चलाने का और इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। और इस अंधाधुंध गोली में कृपाजी और रूपाजी धाकड़ जो है वो शहीद हो गए थे। कृपाजी और रूपाजी धाकड़ जो है इस आंदोलन में शहीद हो गए। ये कृपाजी और रूपाजी धाकड़ वही हैं जो बिजौलिया से निष्कासित कर दिए गए थे प्रथम चरण के दौरान 1923 ईस्वी में। इस हत्याकांड के बाद बीपी बेंगू आए तथा
बीपी मतलब विजय सिंह पथिक। इस हत्याकांड के बाद 1923 ईस्वी में इस हत्याकांड के बाद विजय सिंह पथिक बेंगू आए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। इस तरह से ये विजय सिंह पथिक जेल गए थे 1923 ईस्वी में। तो ये था। इसके बाद जो है बेंगू किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। बेंगू किसान आंदोलन का दमन कर दिया गया था और ये था हमारा बेंगू किसान आंदोलन। तो ये दो प्रमुख किसान आंदोलन थे। आज के लिए इतना ही। आपने हमारा वीडियोस देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो यार। जय हिंद।